थी तो पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी और जब पीटीआई आई थी तो 6.9% थी, वो नीचे आ गई थी। लेकिन ये जो साल मुकम्मल हुआ है, बकौल आईएमएफ के पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह है 8.5%। इसका मतलब ये है कि ये 16 माह में 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। और जो महंगाई हुई और जिस तेजी से महंगाई हुई उसमें एक मोहतात अंदाजा है कि 2 करोड़ लोग मजीद जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं। हुकूमत का इकोनॉमिक सर्वे कल रात को, क्योंकि मैंने आप लोगों से बात करनी थी तो कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे को भी वापस से रिफ्रेश किया। हुकूमत के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वो खुद बोलते हैं कि 85 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आए हैं। तो जब हुकूमत बोल रही है कि 85 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आए हैं तो आप उसको 2 से या 3 से ज़रब आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। क्योंकि उसी जगह उन्होंने बोला कि सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख लोग अपनी जगह से हिल गए थे। तो 3 करोड़ 30 लाख एक तरफ वो फिगर दे रहे और दूसरी तरफ कह रहे हैं सिर्फ 85 लाख लोग बेरोजगार वो गुर्बत की लकीर के नीचे आए। तो ये दूसरा इनका बड़ा, जिसे कहते हैं पहली तरक्की, दूसरी बेरोजगारी। तीसरे नंबर पे महंगाई। महंगाई मैं अभी आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि महंगाई कितनी परसेंट में हुई, बाद में आपको चंद एक चीजों की कीमतें आप लोग खुद भी बताते जा रहे हैं, लेकिन मैं भी बताना चाहूंगा कि क्या थी। महंगाई जो है 38%, और जो खाने पीने की महंगाई 50% तक जून तक थी। अब वो जुलाई में टेक्निकली जो है वो 29% हुई है, लेकिन महंगाई आज भी जो है जून से ज्यादा कीमतें, तो वो कम नहीं हुई, कीमतें बढ़ रही हैं। ये भी 50 साल का नहीं, ये 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक चीज बहुत अहम है, टीडीएम असल में है तो 13 जमातों का गुलदस्ता, लेकिन ये जो है 2 ट्विन ब्रदर की जमात है, और वो ट्विन ब्रदर्स हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। ये 2 जमातों ने 35 से 40 साल इस मुल्क में जो है हुकूमत की है। ये जो 16 महीने थे, अगर इन दोनों के 40 सालों की जो सबसे बदतरीन रिकॉर्ड थे, इस 16 महीनों में उन्होंने उसको तोड़ा। मैंने आपको बता दिया जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई आखिरी दफा 1973 में इतनी महंगाई हुई थी जब दुनिया में जो है ऑयल एम्बार्गो लगा था। ये महंगाई का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा। फिर उसके बाद शरह सूद। शरह सूद हम अक्सर बात करते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी में उसका इंपैक्ट पड़ता है, कारोबारी हजरात। मैं समझता हूं कि आज की मौजूदा हालात में पाकिस्तान में शरह सूद जो है सबसे ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान को डसता है। और जब हुकूमत पाकिस्तान को डसता है तो हुकूमत पाकिस्तान अवाम को ऊपर टैक्सों का अजाब नाजिल करती है, क्योंकि उसको अपने बजट पूरा करना पड़ता है। सिर्फ मिसाल इस साल की ले लें कि हुकूमत के 14,000 के बजट में, अरब के बजट में 7,500 अरब रुपए सूद की अदायगी है, और टैक्स हुकूमत ने कहा 9,600 अरब जमा करेंगे। अल्लाह जाने कैसे करेंगे, 7,000 अरब तो इस साल नहीं कर सके, कौन सा जादू का चराग आ जाएगा इनके पास कि ये 9,600 अरब कर लेंगे। तो इस साल आप ये लिख लें कि टैक्स की आमदनी कम होगी और सूद की अदायगी ज्यादा होगी, और जब ये फिनोमेना रहेगा तो मजीद टैक्स की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, जैसे अभी बिजली की कीमतें बढ़ा दी, सब्सिडी खत्म कर दी, पेट्रोल तो वैसे ही आलमी मार्केट की कीमतों के हिसाब से होता है, इस तरह की चीजें आती रहेंगी। अब ये केयर टेकर आएगी तो आप एक देखेंगे मिनी बजट भी आएगा। फिर उसके बाद क्रेडिट रेटिंग, एक थर्मामीटर होता है ये आपके मुल्क की तबीयत बताने के लिए। तो क्रेडिट रेटिंग जो है पाकिस्तान की CCC-, 1994 से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग हो रही है, और तारीख की ये सबसे बदतरीन है। ये पहले भी, जैसे मैंने कहा, नून और पीपल्स पार्टी की जो सबसे बदतरीन कारकर्दगी थी उसको इस दफा वापस उससे और उसे बेहतर करके, बदतरीन को और बेहतर करके जो है दिखाया गया। तो ये भी रिकॉर्ड इन्होंने अपना ही तोड़ा। रुपए की कदर 182 से 288 रुपए, तकरीबन 105-6 रुपए। 460 दिन की हुकूमत, 9 रुपए महीने के हिसाब से रुपए की कदर गिरी है। पीटीआई पे एक चार्जशीट हमेशा थी कि जी इन्होंने कर्ज ले लिया 70 साल में, इतना था, ये वो करके। वो था कितना, 18,300 अरब रुपए 3.5 साल में।
इन्होंने अभी तक मई के नंबर हैं, अभी तक मई के नंबर हैं, तो मई के हिसाब से 13 महीने बनते हैं, इन्होंने 17,000 अरब अभी तक कर्ज ले चुके। जून, जुलाई और अगस्त इसमें एक आजाद तखमीना है कि पाकिस्तान का जो कर्ज है वो 65,000 अरब तक पहुंच जाएगा, यानी कि 43,500 बिलियन कर्ज इन्होंने साल पहले लिया था और 16 महीने पहले वो 65,000 अरब यानी कि 23,000 अरब रुपए एक साल में। अब आप खुद उसको लगा लें 16 महीने 460 दिन से कि वो दिन का कर्जा जो है कितना होगा। फिर एक और वो मिफ्ता इस्माइल साहब आते थे, वो बजट खसारा की बात करते थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा 6,400 अरब, ये जो इन्होंने बजट में ऐलान किया था, ये अभी जब फाइनल नंबर होंगे ये 7,000 अरब से ऊपर होगा। ये इन्होंने पिछले साल का बजट खसारा किया 7,000 अरब, और ये जो इस साल का जो बजट दिया इन्होंने 7,500 अरब खसारे की बात की है। ये 8,500 से 9,000 अरब रुपए होगा, इतना बड़ा, यानी कि ये खसारा आपको कर्ज लेके पूरा करना है। और उस पे जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो पिछले 40 दिनों में जो स्कीमें चलाई हैं वो भी हम उस पर बात करेंगे। वो है टैक्स, जैसे मैंने कहा 7,000 अरब तक नहीं पहुंच पाए, 6,150 अरब रुपए इनको टैक्स मिला था, 40% रुपए की करेंसी गिरने के बावजूद 7,000 अरब नहीं कर सके, क्योंकि जब मैंने आपसे बात कर दी मुल्क में तरक्की नहीं, महंगाई नहीं, कारोबार बंद, सारा कुछ। एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस इन दोनों में मिलाकर ये अभी कामयाबी गिना रहे थे, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर इधर से, 1 अरब डॉलर इधर से, 4 मिला के अरब डॉलर आए। खुदा की कसम अगर ये एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस को सही कर देते या नहीं भी सही करते, जो पिछली हुकूमत ने छोड़ के गया तो उसको ही मेंटेन कर लेते, तो 8.25 अरब डॉलर पाकिस्तान के जो है ना आज खजाने में होते, ना उसको कर्ज की जरूरत पड़ती, ना रुपए की कदर गिरती। एक्सपोर्ट्स जो है जब गए थे ये पिछले साल तो 31.3 अरब डॉलर थी, वो कम होकर 27 अरब डॉलर हो गई। और जो रेमिटेंसेज हैं वो रेमिटेंसेज जो है 31.3 अरब डॉलर थी, वो कम होकर 27 रह गई। और एक्सपोर्ट्स जो हैं 31.7 अरब डॉलर से कम होकर 27.7 अरब डॉलर। ये सिर्फ दो चीजों में 8.3 अरब डॉलर का नुकसान किया। ये कौन भरेगा? और उसके बाद ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह IMF हो गया, उसकी भी बात आपसे करेंगे, पिछली दफा की थी। फिर आ जाए आप, ये 16 महीने बदतरीन थे, ये कह रहे हैं हमने पाकिस्तान की बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी करके दुनिया जहां में पाकिस्तान का मकाम बहाल किया। $1 किसी ने इनको नहीं दिया। ये आखिरी हफ्ते 10 दिन में जो चाइना और इसको ये $1 इन्होंने वहां गए थे जिनीवा कॉन्फ्रेंस, 10.5 अरब डॉलर का इन्होंने दावा किया, $1 नहीं आया। उसकी वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर तक आज से 1 महीना पहले चले गए थे, जो अब 8 अरब डॉलर पे आए हैं, ये 2-3 जगहों से कर्जा लेने के बाद। फिर उसके अलावा आपको पता है कि इन्होंने बिजली की कीमत, ये वो, मैं सारी कीमतें तो आपको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। गलतियां क्या क्या की इन्होंने? IMF ने चार्जशीट की है, ये हमारी चार्जशीट, मेरी चार्जशीट, किसी और की चार्जशीट नहीं है। IMF कहती है करेंसी को मैनिपुलेट करते थे ये, और ये अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि जी हम अच्छे लगे। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की, जिसकी वजह से क्या हुआ नुकसान, हमारे जो रुपए के 4 रेट निकल गए। इंटरबैंक मार्केट जिसमें डॉलर नहीं मिलता था, एक ओपन मार्केट अंगूठे वाला, एक जो है बगैर अंगूठे का, और एक वो TT हवाले का रेट। हाल ये था, बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान के रुपए का रेट जो है अफगानिस्तान में तय होता था, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर का रेट काबुल का होता था, यहां पे उस पर ट्रेड होती थी। ये हशर कर दिया हमारा इन्होंने हमारे करेंसी का। फिर दूसरी बड़ी गलती, इन्होंने इंपोर्ट पे बैन किया, पूरे मुल्क के कारोबार बंद कर दिए। इनको यही नहीं पता लगा कि दवा वाले का रॉ मटेरियल इसमें आता है, इसमें एक्सपोर्ट वाले का रॉ मटेरियल आता है, इसका ये आता है, बस इन्होंने बंद कर दिया। इतनी बड़ी, अब उसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? पाकिस्तान में अजनास की कीमतें बढ़ गई, और वो कीमतें कोई 10-20% नहीं बढ़ी, 100 से 500% के दरमियान बढ़ी। ऐसी बढ़ी कीमतें। किसको फायदा दिया गया? क्यों उसके पीछे था? किसके लिए किया गया? ये जो है अब ये हुकूमत खत्म हुई है, बातें सामने आती हैं, रुकेंगी नहीं। फिर हम पे इल्जाम लगाते थे कि जी ये पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, इन्होंने 10 रुपए, ठीक है ना। और हम जब गए उसी कीमत को, उसी फॉर्मूले को, उसके बाद हमने तो 30 दिन रखा,
2 महीने रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सारा तवाजुन जो है पेमेंटों का खराब हो गया। बिजली की कीमतें, वो इसहाक डार साहब नवंबर से लड़ाई करके एंड में जिस तरीके से अब उन्होंने किया, बिजली के रिकवरी 95% से 80% रहेगी। गैस की कीमतें, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर इन्होंने और जाते जाते क्या किया, जितने प्रोफेशनल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे थे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी आपने देख लिया, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐलान हुए हैं, ऐसे ऐसे माशाल्लाह खूबसूरत नाम जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना, अब वो क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों के सामने जो अभी मुल्क के असासों को बेचने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो इन्होंने दुबई पोर्ट के साथ, ये जो दुबई की एक पोर्ट कंपनी को दिया है, निजी कंपनी को, और चीजें हो रही हैं, उस पर भी जरा सा हम आ जाएंगे। फिर एक आम आदमी, ये तो सारी चीजें आम आदमी को हिट करती है, लेकिन आम आदमी को कुछ छोटे छोटे रिलीफ्स मिले थे। वो छोटे छोटे रिलीफ्स क्या थे? टारगेटेड डिजिटल सर्विसेज के थ्रू एहसास राशन, एहसास के पैसे मिलते थे, उसको खत्म कर दिया। ऑटो की लाइनें लगा के कई लोगों को जो है शहीद करा दिया बेचारों को। और मतलब एक सिस्टम बन गया जब आपका, आप मुल्क में जो है उस हिसाब से लोगों की इज्जत का भी एहतराम हो जाता, घर पे पहुंच सकता था। लेकिन आपने 50 अरब रुपए पंजाब हुकूमत से खर्च कराए, 23 अरब रुपए केपी हुकूमत, जिसको कल फारिग भी कर दिया, सियासी तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद सेहत कार्ड, एक आम आदमी के खाने को पैसे नहीं थे, उसको एक तसल्ली हो गई थी कि बाकी हम जिस जगह बैठे, हमारी तो अभी तक बदनसीबी है, इस सूबे में तो मतलब वो जो चंद अस्पताल हैं, लेकिन उधर जो है पाकिस्तान की कुछ 60-70% आबादी, चले हमारे भाई, हमें कुछ तकलीफ तो होती है कि वो हमें भी मिलनी चाहिए थी सहूलत, हम भी पाकिस्तानी हैं, कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, हमारा क्या कसूर है, हमारे बीवी बच्चों का क्या कसूर है, हमारे माँ बाप का क्या कसूर है। लेकिन चले, हमें खुशी होती थी कि यार बाकी पाकिस्तानियों को तो मिल गई, कभी ना कभी यहाँ भी बारी आ जाएगी। सेहत कार्ड, उसको खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद कामयाब पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, 36 अरब रुपए के लोगों को जो है ना घर कमजोरों को दिला दिए थे। अब आजकल क्या हो रहा है, वो मुफ्त के जो है ना घर, वो पता नहीं है भी कि नहीं है, वो जो है आजकल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। जब एक काम फाइनेंशियल एक मेरिट पे सिस्टम के हिसाब से हो सकता है, और फिर क्या सिर्फ एक ही हिस्सा है पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान में हर एक का हक बनता है घर मिलना, तो आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप जबरदस्ती जाके ताकि हमें वोट मिल जाए, ये तरीका है। एक सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई थी चीज, जिसमें कोई सिफारिश नहीं थी। आप जाएं वेबसाइट में डालें, आपको जो है, आप अगर उसके अहल होंगे, आपको खुद बैंक राब्ता करेगा और आपको जो है घर की आपकी लोन की अर्जी पूरी करेगा, या अगर आप जो एसएमई है, अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। फिर आखिरी में आपको पता है आईएमएफ, जिसपे जो आजकल हमारे वजीर आजम साहब, मैंने आईएमएफ, अबे भाई तुमने आईएमएफ कराना था तो नवंबर में कराते, तुमने कराना था तो जनवरी में कराते। उन 25 जून को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि हमारी नाकों की नकीरें लगा दी, हमारा प्लान बी है। फिर एकदम जो है 29 जून को जो है हो जाता है, और उसके बाद हम लोग जब मिलते हैं, और उसके बाद हमने एक पाकिस्तान का नारा लगा के पाकिस्तान को सामने रख के कराया। आप शुरू हुए में पूरे पूरे पेज के अखबारों में आप इश्तिहार लगाना शुरू हो गए। एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है, फिर आजकल वो एक नया दावा कर रहे हैं, नया दावा वो ये कर रहे हैं कि मैंने जो है मुल्क में खुराक का बंदोबस्त कर दिया है। क्या खाक बंदोबस्त किया उन्होंने खुराक का? रेट सुने आप जरा। जब पिछले साल इन्होंने हुकूमत ली थी, दाल माश का रेट 270 रुपए किलो था, वो 490 रुपए किलो हो गया। चीनी, ये थी चीनी हुकूमत, वैसे तो जितने भी लोग इनके उठा लें, जितने बड़े फैसला साज हैं, सारे चीनी वाले हैं। 86 रुपए 70 पैसे थी, 148 रुपए, पता नहीं दुकानों में तो कोई कह रहा है 150 की, कोई कह रहा है 60 की है। ये मैं इदारे शुमारियात के आज के नंबर बता रहा हूं, आज जो शाया हुए हैं, हर जुम्मे को सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के नंबर है, आज के नंबर शाया हुए हैं। मुर्गी 418 रुपए किलो, एक साल पहले जब 16 महीने पहले 275 रुपए किलो थी। पाकिस्तान में तस्वुर नहीं था नमक की कीमत कभी बढ़ेगी। नमक तो एक तरीके से फ्री था हमारे मुल्क में, किसी को नमक खरीदने के लिए कोई मतलब जहन में भी नहीं होता था कि उसने नमक खरीदना है। वो भी 58 रुपए का 800 ग्राम हो गया, 58 रुपए का 800 ग्राम। मतलब इन्होंने नमक, जो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा, उसको उससे भी महरूम कर दिया इस मुल्क को। अंडे 290 रुपए दर्जन, जो 16 महीने पहले 130 रुपए थे। प्याज टमाटर ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन पिछले साल से डबल इसकी कीमत। दूध 170 रुपए लीटर से 182 रुपए लीटर, ये इदारे शुमारियात का है। मेरे घर में तो 225 का आता है, और वो डब्बे वाला तो 250 से भी ऊपर है शायद। आटा
सोचें कि 1180 रुपए का 20 किलो का थैला, 2830 रुपए ये इदारे शुमारियात का रेट है। ये दुकानों में जाएंगे ना तो कोई 160, 170, 180 रुपए किलो आटे का हाल ये हुआ है। चावल जो हमारा जिंदगी भर हम बरामद करते थे, इसी तरह रुलता था जैसे आटा रुलता है, उसकी कीमत 3 गुना हो गई। इरी चावल जो सबसे सस्ता, इरी का जो चावल है 77 रुपए किलो था साल पहले, 156 रुपए किलो। घी 2300, हमारे दौर में भी जो है ना वो 1200 से 2300 हुआ था, डबल हुआ था। लेकिन आलमी मार्केट में कीमत $600 से $1800 गई थी। अब $1800 से $800 पे, $900 पे आ गई है। घी की कीमत जो है 3100 रुपए। जुल्म देखें कि कीमत नीचे आई है तो यार आप कम से कम वो तो दे दो फायदा। किसको फायदा दे रहे हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये दरामदात पे पाबंदी लगा के किसकी गेमें बनाई गई हैं? एलपीजी, जो मैं तो कहता हूं घर की गैस को नहीं देखना चाहिए, एलपीजी, क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी एलपीजी पे गुजारा करती है। 2400 रुपए थी हमारी हुकूमत में, वो भी बड़ी थी, डबल हुई थी, क्योंकि आलमी मार्केट में एलएनजी की कीमत $10 से $440 हुई थी। अब वापस $10 हो गई, लेकिन एलपीजी की कीमत 2833 रुपए में। गैस 140 हमारी दौर में थी, 295 हो गई। अब ये कहते हैं कि जी, शहबाज साहब कहते हैं कि जी मैंने जो है मुल्क में एक रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये रिकॉर्ड कीमत आटे की जो है उस पर बात ही नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने दौर में चीनी एक्सपोर्ट करने का नहीं बोला। कल बोल रहे थे असेंबली में खड़े होके, या तो वो उनकी कोई भूलने की आदत है, या वो मासूम है, या वो हम सारों को बेवकूफ समझते हैं। एक्सपोर्ट इन्होंने आते ही ऑर्डर दिया उसको 6 लाख टन का, कहते मैंने एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं दिया। कहते मेरे दौर में आटे का जो है बुरान नहीं आया, मेरे दौर में आटे का क्राइसिस नहीं आया। किस दुनिया में रहते हैं ये? फिर इसके बाद इनके स्कैंडल्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूं कि इनके दौर के, अब तो हुकूमत खत्म हुई है, बातें दबती थी, बहुत सारे लोग, आजाद मीडिया भी मतलब कोशिश करता था आजाद होने का, उनको फिर बंद कर दिया जाता था। अभी आखिरी दिनों में आप लोगों के साथ जो कानून साजियां हो रही थी, वो आप लोग की लड़ाई आप लोग खुद जानते हैं बेहतर। सबसे पहले तो पिछले साल जून में इन्होंने तेल जो है $110 के हिसाब से जो है पाकिस्तान के लिए 3 महीने का मंगा लिया था। उस वक्त तेल इतना ज्यादा क्यों मंगाया गया, किसके लिए मंगाया गया, क्या उसके पीछे कहानी थी? फिर उसके बाद इन्होंने इंपोर्ट बैन की। जैसे मैंने अभी आपको महंगाई में बताया कि पाकिस्तान की महंगाई आलमी महंगाई नहीं थी इस 16 महीने में, ये बंदिशें थी जो मुल्क में लगाई गई। और उस बंदिशों के पीछे किन किन माफियाज को आपने सपोर्ट किया, ये दूसरा बड़ा स्कैंडल था इनका, जिसमें मैंने आपको आटे की बात बताई, जिसमें मैंने आपको चीनी की बात बताई, जिसमें मैंने घी तेल की बात बताई। इस तरह आप हर चीज को निकालेंगे, उसके पीछे एक दास्तान मिलेगी आपको, एक कहानी मिलेगी जो इन्होंने की है। फिर अभी आखिरी चंद महीनों में पाकिस्तान की असासे, मैं खुद कहता हूं कि पाकिस्तान की असासे जितनी बुरी कारकर्दगी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की है, इसको बंद हो जाना चाहिए, और उसका हल जो है ये SIFC जैसे और इस तरह के कोई इदारे होने चाहिए। लेकिन आपने एक एक दिन 24-24 घंटे, 48-48 घंटे में पाकिस्तान के असासे बेचना शुरू कर दिया, पता ही नहीं लग रहा। सुबह वो रात को कहते हैं जी आ रहे हैं, सुबह पता लगता है जी वो अप्रूवल हो गई है DCC से। वो ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी क्या है? ये हमारे इदारे, जो आज ये ले लेगा, वो यहां से जब प्रॉफिट कमाएगा वो मुल्क से बाहर भेजेगा, वो फिर प्रॉफिट की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी उसको देने की। अगर नहीं देंगे तो आलमी इदारों में केस करेगा हमारे खिलाफ वो। तो ये हमें सोचना भी चाहिए और देखना चाहिए कि इसके पीछे हुआ क्या। फिर इन्होंने सैलाब की मद में कई 100 अरब रुपए जो है हवा में बांट दिए, पता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 75 अरब रुपए गंदम भी बांट दी, वो कहां गई, किसके पास गई, कौन सा वो हाथ था जो वो पहुंचा गया अरबों रुपए, पता ही नहीं चला उसका। उस पे भी जो है, और फिर जो है आखिरी में डेवलपमेंट फंड्स, जिस बेदर्दी से एक तरफ आप कहते हो मुल्क में इलेक्शन के पैसे नहीं है, आज साल भर से आप रो रहे थे, एक तरफ आप कहते हो हमारा खजाना खाली है, एक तरफ आप कहते हो शबाना रोज मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, पाकिस्तान को कर्ज से निकालूंगा। आज की खबर है एक अंग्रेजी जरीदे में कि 40 दिन में 6 महीने का डेवलपमेंट फंड खर्च कर दिया जाते जाते 40 दिनों में, और उससे पहले 30 जून से पहले अलग काम किया था। वो कहां खर्च हो रहा है? अच्छा, उसमें अहम चीजों की पेमेंटें रोक के वो पेमेंटें की जा रही है।
वो कहां खर्च हो रहा है अल्लाह जानता है। अब बात यह कि ये तो मुख्तसर सा इनका जो है इनकी कार्रवाइयां थी जो मैंने आपके सामने दास्तान रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त एक्सेस नहीं है, हमारे इश्तिहारात नहीं छपते, तो ये आज भी पता नहीं बात हो रही है कितनी बात आगे तक जाती है, लेकिन हमारा काम था रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखना। ये किसी के खिलाफ बात नहीं की, ये एक कारकर्दगी के खिलाफ बात है। और इस ये कारकर्दगी जो है पाकिस्तान डिमोलिश मूवमेंट, पीपल्स डिमोलिश मूवमेंट, ये थी लोगों को जो है जिस तरीके से बेदर्दी से गुर्बत की लकीर के नीचे मैंने आपको बताया लाया गया। अब नई हुकूमत आ रही है, उसके लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि वो 90 दिन के लिए है, 180 दिन के लिए है, 360 दिन के लिए है, या एक लंबे अरसे के लिए। जब यही नहीं पता होगा तो फैसला कैसे होगा कि करना क्या है? आज की तारीख में तो सबको पता है 90 दिन के लिए उन्हें आना है। अब एक 90 दिन की हुकूमत का 90 दिन के हिसाब से प्लान बनेगा ना, बजट बनेगा। अगर आप और मैं कहीं जाएंगे, अगर हमें पता होगा कि हमने एक हफ्ते के लिए जाना है, तो हम एक हफ्ते के सामान की तैयारी करेंगे ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए एक हफ्ते के लिए आपने जाना है और आपको 6 महीने वहां रोक दिया जाए, तो आपका सामान ही नहीं होगा। तो पहली तो बात यह है, पहली तो इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी जाते जाते क्रिएट कर दी कि जो नई हुकूमत आएगी उसको यही नहीं पता वो कितने दिन के लिए है, वो क्या फैसले करेगी। वो अपने बजट जो इन्होंने एक तकिया न्यूज बजट, ये अभी आप देखना, इसको भी वापस रिवाइज करना पड़ेगा। वो 30 दिन के हिसाब, 90 दिन के हिसाब से देखेगी, 60 दिन के हिसाब से देखेगी। फिर जो इतने बड़े चैलेंजेस इन्होंने पहले ही जो उस आने वाली हुकूमतों का बजट था उसको खर्च कर दिया कि कोई वोट दे दे या कोई हम मतलब इश्तिहारात लगा लें। बुरा ना मनाइएगा, इश्तिहारात तो आप लोगों के पास भी जाते होंगे, लेकिन बात मैं आप लोगों पे टारगेट नहीं करके कर रहा। ये इस पे अपने मकसद के लिए इश्तिहारात लगा रहे हैं, कोई आप लोगों के लिए नहीं लगा रहे। इतने आप अच्छे नहीं है, वरना आप लोगों के साथ ये कानून साजी जो की है। तो ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है। जब इस अनसर्टेनिटी को आप सामने रखेंगे तो कैसे कोई निजाम हुकूमत चला सकेगा? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक अच्छी चीज हो गई थी। आईएमएफ वाले जो है पीटीआई वालों से मिले, पीटीआई वालों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी और एक मुल्क के मफाद को आगे रख के मईशत को ठीक कर दिया जाए। लेकिन आप देखें कि पिछले 1 महीने से रोजाना हमने कर दिया और उसके बाद खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। तेल की कीमत भी 31 तारीख को इनके हाथ कांप रहे थे करते हुए, उनसे मुआहदा फिर 2 दिन बाद की। वो बोला कैलकुलेशन को ये करे थे वो करे। 15 तारीख को आपको पता लगेगा असल कीमत क्या है तेल की। तो जब एक चीज पे फैसला हो गया था कि पाकिस्तान कम फर्स्ट, पाकिस्तान की मईशत पे कोई सियासत ना करे, तो आप बाजी नहीं आ रहे। आप जो है रोजाना उस पर अपना सीवी ले लेके घूम रहे हैं। आप जो है ये मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। इसहाकदार साहब कह रहे हैं मुल्क जो है टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया। आज उनका भी थोड़ी देर पहले बयान था। तो कौन सी टेक ऑफ है भाई, हमें बताए तो सही। ये जो मैंने आजादुशुमार सारे इन्हीं के दिए हैं, अपने घर से कोई नहीं बना कर लाया। भाई ये छोटी मोटी गुजारिशात थी। आज मेरे लिए ये दिन बड़ा तकलीफ दे है, क्योंकि आज ठीक इसी 11 अगस्त को इसी वक्त जिस वक्त मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था और जो है इत्तेफाक से मौका मिल गया। आप लोग भी उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन वो एक मेरे लिए तकलीफ दे दिन है। और जो ये मैंने आपको हालात बताए हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूं कि निहायत ही तकलीफ दे 16 महीने थे और ये हर एक के लिए तकलीफ दे थे, सिवाय उन लोगों के माफियाज के जिनको सपोर्ट किया गया इंटेंशनली अनइंटेंशनली। बहुत सारे लोगों को अनइंटेंशनली भी इन सारी चीजों के फायदे हुए। तो ये जो है सिलसिला जो है, इससे पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। कल नरेंद्र मोदी कहीं बोल रहा था कि इंडिया की जो कारकर्दगी पिछले 4-5 सालों में है, उसने इंडिया को हजारों साल आगे ले गया। मैं ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान हजारों साल तो नहीं, 76 साल पीछे चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है ना इंटरिम वजीर आजम में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं, क्योंकि ना हमारा अपोजिशन लीडर है और ना हम वजीर आजम की पोस्ट हमारे पास है। ये जिनका राइट है वो ईमानदारी से उसको एक्सरसाइज करें। सबसे पहले तो ये प्लान नंबर 1 है। प्लान नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि जो आ रहे हैं उनको ये पता हो कि वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं, और कौम को भी पता हो, बिजनेसेस को भी पता हो, मार्केट्स को भी पता हो, IMF को भी पता हो, सबको पता हो।
प्लान सी ये कि जिस पे आज से महीना पहले, सवा महीने पहले हो गया था कि अब स्टॉप सपोर्टिंग रेंट सीकर्स, माफियाज। अगर आप जो है सख्त इकदाम ले रहे हैं, बिजली गैस कीमतें बढ़ा रहे हैं, जिससे आम आदमी फर्क पड़ा है, उसको प्रोटेक्ट करें वल्नरेबल को। और फौरी तौर पे ये जो टैक्स पेयर, जो सैलरी वालों पे टैक्स लगा के उन पे एक तरफ उनकी कुव्वत खरीद कम हो रही है महंगाई से, दूसरी तरफ टैक्स लगा दिए, उसकी जगह जिधर टैक्स लगाना है वहां टैक्स लगाएं। और ये बंद करें यारी दोस्तियां, और ये जो उठ कर आ गए सारे असेंबलियों में, और ये फिर सारे जो है ये लोग अपनी तरफ से जो है जमहूरी फैसले के इनको कहते हैं, ये सारे आमराना फैसले हैं। ये एक प्लान है बस सामने। नहीं देखें, वो ये एक हिस्ट्री में पाकिस्तान की 1958 से पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम का 23 प्रोग्राम ले चुका है। कोई एक प्रोग्राम ऐसा दिखा दें जिसके बाद ऑपोजिशन के पास आईएमएफ गई हो। उसकी वजह ये थी कि उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इनकी कंसेंट आएगी तो इनका भी एक बहुत बड़ा वोटर बेस है, तो ये भी अपने लोगों को समझाएंगे। जैसे मैंने अभी आपसे क्या बात की, हमारी पार्टी में भी जो है चीनी वाले थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये वो, मैंने आपसे क्या बात की कि अब बहुत हो गया इनके साथ, बहुत इनके साथ नवाज लिया या इनके मुरब्बत कर ली। अब तो ये जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये रिफॉर्म नहीं आएगा, ये आगे नहीं जा सकेगी बात। देखिए, अगर उनकी कोशिश होती तो नवंबर में हो जाता, फरवरी में हो जाता, जब आईएमएफ का जायजा आया था, मई में हो जाता, और नवा जायजा जो है पूरा हो जाता। नवा जायजा भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो प्रोग्राम नामुकम्मल बंद हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी काविशें थी? उनकी काविशें तो फेल हो गई। ये तो एक नया प्रोडक्ट आया जिसका नाम था स्टैंड बाई। जैसे आप लोग हमें कर देते हैं भाई प्रोग्राम शुरू हो गया, स्टैंड बाई हो जाए, ये स्टैंड बाई प्रोग्राम था। और उस स्टैंड बाई प्रोग्राम की, जिसको इनको भी नहीं 27 जून तक पता थी, ये तो कह रहे थे इसाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें कि वजीर आजम के साथ, कि मैंने, इसाक डार ने मुझे कहा कि अगर ये आईएमएफ प्रोग्राम नहीं मिला तो ये जितने मैंने बजट में इकदाम किए मैं रिवर्स करूंगा। तो इनको तो यहां तक नहीं पता था भाई। उसके बाद जब ये स्टैंड बाई हुआ, और उसमें हो सकता है हमारे इदारों का भी बहुत बड़ा रोल हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका रोल जरूर होगा। फिर बाद में हमने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई। चले आप ये कह लें कि हमारे पास आए, हमने उसको गैर जिम्मेदारी नहीं उस पर वो की। हमने ये नहीं कहा कि हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, हमने कहा ये खेल रहे हैं, इनको खेलने दो, मुल्क पहले। देखिए, हमारा फर्क नहीं इतना बड़ा। देखिए, दुनिया में महंगाई हुई है ना, दुनिया में महंगाई का स्केल क्या था? 3% से 11% तक। चंद ममालिक हटा लें, पाकिस्तान, टर्की, वेनेजुएला, ये वो, बाकी आपका भारत भी है ना, श्रीलंका भी अब आपको पता है 10% से कम होगी महंगाई, जिसकी हम मिसालें देते कि अल्लाह ना करे अब श्रीलंका बने। मैं कहता हूँ बन जाए भाई, 10% से कम महंगाई है। शरह सूद भी वहाँ सिंगल डिजिट में आ गया, करेंसी भी वहाँ उनकी 100 रुपये एप्रिशिएट हो गई है। पहले हम उसी को कहें कि हम पहला बेंचमार्क ये कर लें ताकि चीजें तो नीचे आए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन सारे ममालिक में सिंगल डिजिट, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वहां पे सिंगल डिजिट और आप 40-40% महंगाई हो, तो इसका मतलब है यहाँ कुछ गलत हो रहा है ना, और वो गलत पॉलिसी मिसस्टेप्स है ना सारे। देखिए, सियासी का गंदुम की कीमत से क्या ताल्लुक, चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक? ये मैंने जो 10 चीजें बताई, ये सारी की सारी मकामी पैदा होती हैं। इसमें मैंने पेट्रोल का तो रेट भी नहीं आपके सामने बात की, हालांकि पाकिस्तान का सर पॉलिटिकल रिस्क तो ये 3.5 साल से ऐसे ही चल रहा था। धरने चल रहे थे, पीटीआईएमएफ हो रहा था, हमें असेंबली में जो है स्टेट बैंक का बिल नहीं पास करने दिया गया था, उसके खिलाफ वोट डाला था। तो वो उस वक्त क्यों नहीं हो रहा था सारा कुछ? अब ये 16 महीने में सारा सियासी रिस्क हो गया।
ये सारी बातें प्रोपेगेंडा है और ये सिर्फ उनकी नाकामियों को छुपाने को, नाकामी नहीं छुपती। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, हम पीछे रह गए बोलने में। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये अवाम के लिए कोई नई बात मैं क्या की नहीं है, अवाम को इससे ज्यादा पता है और वो नाराज होंगे कि आपने अभी भी हल्का हल्का हाथ रखा है। जी जी। देखिए मेरे भाई बात सुने, पाकिस्तान में मशीनरी आई थी, वो जो है कोई मतलब जिसे कहते हैं कोई कपड़ा लत्ता नहीं आया था कि बांट दिए, ये मशीनरी से कारोबार होता है। एक फिगर सुन लें आप और आपको हैरत होगी, पीटीआई की हुकूमत के सिर्फ आखिरी साल 1425 अरब रुपए का प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक हुआ है और ये जो साल खत्म हुआ है 25 अरब रुपए। अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से मईशत को ताला लगाया गया है। ये 1004, फिर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पीटीआई के दौर में 5.5% में मिलता था, 19% रेट हो गया। ये जो पाकिस्तान की बरामदात का हाल हुआ है, ये मशीनरी मंगाई गई थी मेरे दोस्त। ये किसी को ये नहीं कहा था कि ये आप कर्ज ले लें और आप जाके अपना जो है ना जहाज खरीद लें। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, एक शख्स ने जो है ना जहाज भी खरीद लिया। सर मेरी बात सुने, किसने कह दिया तवानाई का? इस वक्त तवानाई का नहीं, आपके मुल्क में जो है कॉटन नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, और तवानाई का किसने कह दिया आपके इंतजाम नहीं है? आपके 1 साल से एलएनजी प्लांट्स बंद है सारे, आपके मुल्क में 1 साल से एलएनजी नहीं आ रही। एलएनजी दे, तवानाई तो है मौजूद, किसने कह दिया? ये गलत बातें कर रहे हैं। और वो जो सस्ता तेल ला रहे थे रूसिया से, हमने तो दरखास्त की अब ना लाए, बहुत पेट्रोल सस्ता हो गया। जिसकी ये बातें कर रहे थे कि अभी आज के इश्तिहार में देखें, मैंने जो है रशिया से तिजारत शुरू की, उनको यही नहीं पता 2021 में 2023 से ज्यादा तिजारत हुई है रशिया से पाकिस्तान की। मतलब इतना, मैं यही कह रहा हूं ना, या हम बेवकूफ हैं या वो मासूम है या वो समझते हैं कि बस एक लोगों का हमने जबान बंद कर दिया तो हमारी दुकानदारी चल गई। बहुत बहुत शुक्रिया।